नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस विशेष चर्चा में। ये 31 दिसंबर 2025 की समसामयिकी का पहला भाग है। और हाँ, शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। दैनिक करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर फॉलो करें। ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ विषयों पर हम पहले थोड़ी बात कर चुके हों, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। बिल्कुल, आज हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से बात करेंगे। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, भारतीय बैंकिंग पर आरबीआई की रिपोर्ट और पिघलते ग्लेशियरों की जो चिंताजनक स्थिति है उसको समझेंगे और साथ ही प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े अपने ही एक फैसले पर रोक लगा दी है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर 2025 के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें अरावली को परिभाषित करने के लिए 100 मीटर की ऊंचाई का एक मानदंड स्वीकार किया गया था। 100 मीटर, हाँ। इस अंतरिम आदेश का मतलब है कि फिलहाल पुरानी स्थिति मतलब स्टेटस को आंटे बहाल कर दी गई है। अच्छा, तो इससे नियमों में जो ढील मिलने की आशंका थी वो रुक गई है? बिल्कुल, जब तक कि अदालत इसके पारिस्थितिक और संवैधानिक पहलुओं की फिर से जांच नहीं कर लेती, तब तक के लिए। यहाँ ये समझना दिलचस्प हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का अरावली को लेकर हस्तक्षेप का तो एक लंबा इतिहास रहा है। जी, बहुत लंबा। 1995 के गोदावरमन थिरुमु मुलपाद मामले से लेकर एमसी मेहता मामले तक अदालत ने हमेशा अरावली के पारिस्थितिक महत्व पर जोर दिया है। और 2018 वाली बात तो और भी चौंकाने वाली थी। हाँ, जब ये पाया गया कि 128 में से 31 पहाड़ियां गायब हो गई हैं, तब कोर्ट ने अवैध खनन पर तत्काल रोक लगा दी थी। तो इस 100 मीटर के मानदंड के साथ असल में समस्या क्या थी? ये तो एक सीधा साधा पैमाना लगता है। यही तो बात है। ये एक तरह का वैज्ञानिक न्यूनीकरण है या साइंटिफिक रिडक्शनिज्म। ये उन छोटी पहाड़ियों और रिड्स को नजरअंदाज करता है जो भूजल पुनर्भरण और जलवायु संतुलन जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक काम करते हैं। तो मतलब आप एक जटिल इकोसिस्टम को सिर्फ एक नंबर से परिभाषित कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये अनुच्छेद 21 यानी स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जैसे संवैधानिक सिद्धांतों के भी खिलाफ जा सकता है। तो इस रोक के मायने क्या हैं? इसका असर क्या पड़ेगा? इसके कई महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। पहला, खनन के विस्तार पर तत्काल रोक लग गई है। दूसरा, पुराने पारिस्थितिक सुरक्षा उपाय अस्थायी रूप से फिर से लागू हो गए हैं। और तीसरा, अदालत ने अपनी निगरानी की भूमिका को फिर से स्थापित किया है। तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? अगर ऊंचाई नहीं तो क्या? आगे का रास्ता ऊंचाई पर नहीं बल्कि कार्याधारित पारिस्थितिक मानदंडों पर आधारित होना चाहिए, जैसे कि ढलान, भू आकृति और जैव विविधता। अच्छा। वैज्ञानिक मानचित्रण को कानूनी दर्जा देना, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को अपनाना और शासन को मजबूत करना ही मतलब स्थायी समाधान है। चलिए अब रुक करते हैं अर्थव्यवस्था की ओर। आरबीआई ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? रिपोर्ट आप कह सकते हैं एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली की तस्वीर पेश करती है। बैंकों की बैलेंस शीट बढ़ रही है और जीएनपीए यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अनुपात कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर है। कितना है? लगभग 2.1% और बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं। एक और महत्वपूर्ण बात वित्तीय समावेशन में वृद्धि है। आरबीआई का एफआई इंडेक्स बढ़कर 67.0 हो गया है। ये तो काफी सकारात्मक है। इसके पीछे कौन सी प्रमुख पहलें हैं? कई पहले हैं, जैसे नियामक प्रस्तुतियों के लिए प्रवाह पोर्टल है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया है, सुरक्षित ऋण देने के लिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई, और जोखिम आधारित जमा बीमा प्रीमियम की ओर भी बढ़ा जा रहा है। जी। लेकिन यहाँ कुछ चुनौतियां भी होंगी, निश्चित रूप से। हाँ, और वो विश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में बढ़ती ग्राहक शिकायतों, डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर जोखिम को उजागर किया गया है। और एआई के इस्तेमाल से जुड़े जोखिम भी तो होंगे। बिल्कुल, जैसे कि पूर्वाग्रह और अपारदर्शिता। इसके अलावा कुछ असुरक्षित ऋण क्षेत्रों में तनाव भी देखा गया है। और सिर्फ बैंक खाता खोलना ही तो काफी नहीं है। सही कहा, वित्तीय साक्षरता की कमी एक बहुत बड़ी बाधा है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे क्या सुझाव दिए गए हैं? सुझाव है गुणवत्ता आधारित ऋण विस्तार,
मजबूत उपभोक्ता संरक्षण, एआई और आईटी सिस्टम के लिए बेहतर शासन और ऑडिट। और विशेष रूप से ग्रामीण उपयोगकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना। संक्षेप में कहें तो नवाचार के साथ स्थिरता को संतुलित करना ही कुंजी है। पर्यावरण से जुड़ी एक और चिंताजनक खबर। नेचर क्लाइमेट चेंज में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार ग्लेशियरों के गायब होने की दर सदी के मध्य तक अपने चरम पर होगी। ये बहुत ही गंभीर अनुमान है। अध्ययन कहता है कि 2041 से 2055 के बीच ग्लेशियरों के विलुप्त होने की दर सबसे तेज होगी। और अगर तापमान वृद्धि 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है तो हर साल लगभग 4000 ग्लेशियर गायब हो सकते हैं और 1.5 डिग्री की वृद्धि पर भी ये आंकड़ा लगभग 2000 प्रतिवर्ष है। 1.5 डिग्री पर भी 2000 ग्लेशियर हर साल? ये तो बहुत भयावह है। ये कहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? छोटे ग्लेशियर वाले क्षेत्र जैसे यूरोपियन आल्प्स पहले प्रभावित होंगे, लेकिन हाई माउंटेन एशिया जहां दुनिया के 1/3 से अधिक ग्लेशियर हैं, मतलब हिमालय और काराकोरम? हाँ, वो इस मध्य शताब्दी के शिखर का मुख्य कारण होगा। इसका सीधा असर भारत की जल सुरक्षा पर पड़ेगा। ये जीएस पेपर 1 और 3 दोनों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। चलिए अब कुछ ऐसे तथ्यों पर नजर डालते हैं जो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला, INSV कौंडिन्या। ये 5वीं शताब्दी के एक जहाज की प्रतिकृति है, जैसा कि अजंता की गुफाओं के चित्रों में दिखाया गया है। अच्छा। इसकी सबसे खास बात प्राचीन भारतीय स्टिच्ड शिप तकनीक है, जिसमें लकड़ी के तख्तों को कीलों से नहीं बल्कि नारियल की जटा की रस्सी से सिला जाता है। ये तो अद्भुत है। स्वदेशी ज्ञान के पुनरुद्धार का प्रतीक। बिल्कुल। अगला, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120। इसे DRDO ने विकसित किया है। ये पिनाका सिस्टम की मारक क्षमता को 120 किलोमीटर तक बढ़ाता है। और ये गाइडेड है? हाँ, ये एक सटीक निर्देशित रॉकेट है, जिसका अर्थ है न्यूनतम कोलैटरल डैमेज। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे मौजूदा पिनाका लॉन्चर से ही दागा जा सकता है। अब कला और संस्कृति से नरसापुरम लेस क्राफ्ट। ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र की एक हस्तनिर्मित क्रोशिया लेस परंपरा है। इसे GI टैग भी मिला हुआ है। और ये महिला नेतृत्व वाले आर्थिक सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण है ना? बेहतरीन उदाहरण है। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC के बारे में बताएं। ये भारत में पूंजीगत रक्षा खरीद के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। और इसका मुख्य कार्य? इसका मुख्य कार्य प्रमुख अधिग्रहणों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी या AON प्रदान करना है। और अंत में संथाली भाषा। ये भारत की सबसे प्राचीन जनजातीय भाषाओं में से एक है, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। सही। या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है और इसकी अपनी लिपि ओल चिकी है, जिसे 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने विकसित किया था। एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व श्रीमंत शंकर देव हाल ही में खबरों में थे। ये विषय कई अभ्यर्थियों के लिए एक पुनरावृत्ति हो सकता है। जी, असम में उनके जन्मस्थान बड्रवा थान का पुनर्विकास करके उद्घाटन किया गया। वे 15वीं-16वीं शताब्दी के असम के एक महान भक्ति संत, समाज सुधारक और विद्वान थे। उन्होंने एक शरण नाम धर्म नामक नव वैष्णव आंदोलन की स्थापना की थी। बिल्कुल। उनका दर्शन एक ही देवता विष्णु या कृष्ण की पूजा पर केंद्रित था। उन्होंने भक्ति के 9 रूपों में से केवल 2 पर जोर दिया, श्रवण यानी सुनना और कीर्तन यानी गायन। तो उन्होंने समाज को एकजुट करने की कोशिश की। हाँ, सार्वभौमिक भाईचारे का उपदेश दिया। और उनका योगदान सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने नामघर यानी सामुदायिक प्रार्थना हॉल और सत्र यानी मठ जैसी संस्थाओं की स्थापना की। उनका सांस्कृतिक योगदान बहुत बड़ा है, जैसे अंकिया नाट और भावना। हाँ, अंकिया नाट जो एकांकी नाटक है, भावना जो नाट्य प्रदर्शन है, बोरगीत जो भक्ति गीत है और सत्रिय नृत्य जो अब एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब शासन प्रणाली से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विषयों पर संक्षेप में बात करते हैं। पहला, पंचायती राज। 2025 में इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं? डिजिटल उपकरणों पर बहुत जोर रहा है। स्वामित्व योजना के तहत 2.75 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं। और वो AI टूल भी है, सभासार।
हाँ, सभासार, जो ग्राम सभा की बैठकों का सारांश तैयार करता है। महिलाओं के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और आदिवासी समुदायों के लिए PSED अधिनियम का कार्यान्वयन भी प्रमुख उपलब्धियां हैं। और चुनौतियां क्या हैं? मेंस के सवालों का फोकस अक्सर यही होता है। सबसे बड़ी चुनौती है डेवोल्यूशन डेफिसिट, मतलब राज्यों ने अभी तक सभी 29 विषयों को पूरी तरह से पंचायतों को नहीं सौंपा है। और वित्तीय निर्भरता भी एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। पंचायतें अपने राजस्व का केवल 1% ही उत्पन्न करती हैं। सरपंच पति की घटना और ग्राम सभाओं में कम भागीदारी भी बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। और दूसरा विषय, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। ये क्या है? ये भारत में उच्च शिक्षा के नियमों में एक बड़ा बदलाव लाने वाला विधेयक है। इसका उद्देश्य NEP 2020 को लागू करना है। तो ये UGC, AICTE जैसे निकायों की जगह ले लेगा? जी, ये UGC, AICTE और NCTE जैसे निकायों की जगह एक एकल शीर्ष निकाय विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना करेगा। और इसके तहत 3 अलग-अलग परिषदें होंगी। हाँ, विनियमन, प्रत्यायन यानी एक्रेडिटेशन और मानक निर्धारण के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य विनियमन को सरल बनाना, स्वायत्तता को बढ़ावा देना और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। तो ये थी आज की विस्तृत चर्चा का सार। हमने अरावली के आसपास के संवैधानिक और पारिस्थितिकी बहस को समझा, भारतीय बैंकिंग की मजबूत लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थिति का विश्लेषण किया और ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव को देखा। साथ ही हमने प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों और शासन प्रणाली में हो रहे बड़े सुधारों पर भी नजर डाली। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न। RBI की रिपोर्ट वित्तीय पहुंच और वित्तीय क्षमता के बीच एक अंतर को उजागर करती है। UPI और ऋण देने में AI जैसे डिजिटल उपकरणों के तेजी से बढ़ते उपयोग के साथ नीति यह कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि सबसे कमजोर लोगों को केवल शामिल ही न किया जाए बल्कि उन्हें संरक्षित और सही मायने में सशक्त भी बनाया जाए, ताकि डिजिटल बहिष्कार के नए रूप न बने। इस गहरे विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल देखना ना भूलें। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। धन्यवाद।